सेंटर ऑफ मास। लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने रिजिड बॉडी पढ़ा था, सिस्टम पढ़ा था, पार्टिकल्स पढ़ा था। तो उसका ये सेकंड लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का। देखो मेरे हाथ में क्या है, टमाटोज है, टमाटोज बॉल होना चाहिए था, एक्चुअली बॉल नहीं मिला तो टमाटो से काम चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ खाने नहीं आ रहा हूँ या खेलने नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ तुमको सेंटर ऑफ मास समझने आ रहा हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी क्रिकेट बॉल देखे हो, क्रिकेट बॉल जब एक स्पिनर पकड़ता है ना, हमारे एक बड़े भाई हैं, तो वो क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे आते हैं घुमा के, ऐसे ऐसे घुमाते हैं बॉल को और फेंक देते हैं ऐसे कोई, तो हम बोलते हैं हाँ ये अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। एक्चुअली बॉलिंग का क्या होता है, देखो अगर वो ऐसे घुमाएंगे ना, हम बोल रहे हैं वो स्पिन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, बॉल तो घूम रहा है, बॉल तो इससे जा रहा है। बॉल का पाथ कैसे हो रहा है, देखो बॉल का पाथ कैसे हो रहा है, बॉल ऐसे 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 ऊपर जा रहा है। बॉल का पाथ कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। देखो अगर कोई भी बॉलर ऐसे घुमाएगा, ऐसे स्पिन करेगा, तो ये ऊपर ऊपर चलते जाएगा, तो ऐसे ऐसे घूमते जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, बॉल को देख रहे हो या टमाटर को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो, किसको देख रहे हो तुम लोग, तो ऐसे ऐसे घूमते जाएगा, हाँ कि नहीं। तो ये वाला क्या होता है, बॉल सर्कुलर में जा रहा है, बॉल ऐसे रोटेट करके जा रहा है, हाँ कि नहीं। तो इसका पाथ प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होगा। हम ये बोल रहे हैं इस ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई भी एक, देखो इससे हम घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो इसका हर पॉइंट चेंज हो रहा है, उसका हर पॉइंट का पोजीशन चेंज हो रहा है, हाँ कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, वहां पे ऐसे घुमाते हैं, तो उसका हर पोजीशन चेंज होते जा रहा है। ये इधर कभी कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मगर इसका एक पॉइंट कांस्टेंट है, एक पॉइंट कांस्टेंट है। देखो हमेशा देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये वाला सब क्या होते हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक लाइन पे आ रहे हैं। कोई भी एक, इसका एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास को, इसका कोई भी एक पॉइंट, पूरा बीच का सेंटर को देखो, वो ऊपर ही चलेगा मगर स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, इससे चेंज नहीं होगा, कोई स्पिन नहीं होता, वहां पे वही डिफेक्ट आ जाता है। तो ये बोलते हैं हमने स्पिन कर लिया, ऐसे ऐसे घुमा के कर लेते हैं। आया समझ में कि नहीं। ऐसे देखो, ऐसे देखो, स्पिन और पेस के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे स्विंग होता है, कैसे स्पिन होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, कभी फ्लूइड मैकेनिक्स में वो पढ़ेंगे। आया समझ में, वहां तक मैं भी हूं, तुम भी हो, कोई इधर नहीं जा रहा है। अब देखो ये वाला समझ में आ गया, इसका हॉट पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट इधर आ रहा है, ये पॉइंट इधर गया, फिर से इधर आया, फिर से इधर, इसे सब चेंज हो रहा है, मगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। तो क्या होता है, वो क्या होता है, एक पॉइंट वो हमेशा एक ही पोजीशन पे जा रहा है। मान के चल ये मार्कर है, मान के चल ये मेरा मार्कर है, हाँ जी नहीं, मैंने क्या किया, इसे इसे फेंका, आइए देखो, इसे जब मैं फेंकता हूं तो ये वाला इधर था, ये वाला इधर था, अब इससे फेंका तो ये वाला पॉइंट इधर चला गया, ये वाला पॉइंट इधर चला गया, ये वाला पॉइंट इधर, फिर इधर, फिर इधर, पूरा इसका जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी एंड, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो ये वाला मेरा चेंज हो रहा है, ये वाला मेरा चेंज हो रहा है। तो इसका पाथ क्या है, अगर मुझे कोई पूछेगा कि इसका पाथ क्या है, तो मैं इसे क्या आसान हूं, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये आओ ओए आया है। तो ये वाला क्या होता है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका पाथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, थोड़ा सा। क्या मुश्किल है, देखो इसका हर पॉइंट चेंज हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है, देखो ये रोटेट भी कर रहा है, हाँ कि नहीं, पाराबोला में भी जा रहा है, पढ़े थे ना, रोटेट भी कर रहा है, कहां पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल पाराबोला, ये रोटेट भी कर रहा है और पाराबोला में जा रहा है। कौन सा चीज पाराबोला में जा रहा है, देखो अगर हम इसका सेंटर, पूरा ये चीज का, ये बॉडी का सेंटर लिखेंगे, तो ये उसका कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो ये वाला सेंटर ही पूरा आराम से इधर आ रहा है, इसका जो चेंज हो रहा है सेंटर, एक ही पॉइंट है, जो पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें है जो फिक्स्ड है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। देख इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर देख। अब इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर लेता हूं, आसान होगा तुम लोगों को। देखो 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 देखो, आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है समझ में कि नहीं,
हाँ कि नहीं? तो ये देख, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये मेरा किधर जा रहा है? ए से जा रहा है। ये मेरा किधर जा रहा है? ए से जा रहा है। तो इससे हम बोलते हैं जो पॉइंट अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, जो पॉइंट अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो वो मेरा सेंटर ऑफ मास है। इसको मैंने क्या लिया? सेंटर ऑफ मास। कोई भी बॉडी का मोशन प्रोजेक्ट करने से, जो कॉम्प्लेक्स मोशन में हो, उसका प्रोजेक्ट करने से उसका सेंटर ऑफ मास को देख लो। इमेजिन करो यहाँ पे इमेजिन करो ये घूम रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल की तरह जाता है। आ रहा है सेंटर ऑफ मास क्या चीज है ना? नहीं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? जहां पे ज्यादा मास रहता है, जहां पे ज्यादा मास रहता है। हम इसी को ही लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहां पे ज्यादा मास। एक बॉडी का बहुत सारे मास हम एज्यूम करेंगे। आगे आगे लेसन बढ़ता जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, होगा? ठीक है, तो अब नेक्स्ट को देखते हैं क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या चीज होता है? पहले देखो क्या होता है कि हम क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ की बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है और इसका सेंटर यहाँ पे है। एक बॉडी का सेंटर यहीं पे है, तो सेंटर ऑफ मास क्या चीज होता है कि हम एक ऐसा पॉइंट को एज्यूम करते हैं जहां कि हम मान लेते हैं कि टोटल बॉडी का मास वहीं पे है, टोटल बॉडी का मास वहीं पे है। हाँ कि नहीं? सेंटर ऑफ मास of a particular of a body, center of mass of a particular of a body is defined as the point which comes in the same point where a single particle have the total mass, where a single particle have the total mass, single particle having the total mass of the system। आया समझ में? देखो अब देखते हैं नेक्स्ट में सेंटर ऑफ मास में कैसे निकालना तरीका हुआ। तो एक्चुअली इसका बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं सेंटर ऑफ मास के। बेसिकली हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? मान के चल कि एक बॉडी यहां पे है, कितना डिस्टेंस में? मास m1 है, डिस्टेंस कितना है इसका? r1। कितना डिस्टेंस पे है? r1। अब और एक बॉडी यहां पे है, कितना डिस्टेंस पे है? m2 और ये डिस्टेंस है r2। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? अब देख इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मैंने क्या किया, इस बीच का एक लाइन ड्रॉ किया, इस बीच का एक लाइन ड्रॉ किया। अब इसका जो है, इससे हम बोलते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है हम बोलते हैं r सेंटर ऑफ मास, r सेंटर ऑफ मास। आया समझ में? तो ये r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? देख अब ये सारे इसको वेक्टर में बना लेता हूं, r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है कि r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1, m1 के साथ r1 मल्टीप्लाई होगा प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। सिंपल सा फॉर्मूला है। आ रहा है समझ में? सबको याद आ रहा है कि नहीं? अब देख m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला किसका है? r सेंटर ऑफ मास का। अब कोई क्वेश्चंस में तुमको ये मिलेगा सर तो ये ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका कुछ कंपोनेंट x एक्सिस में होगा और कुछ कंपोनेंट y एक्सिस में भी होगा। कुछ कंपोनेंट x एक्सिस में होगा, कुछ कंपोनेंट y एक्सिस में होगा। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास क्या चीज होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम एज्यूम करते हैं कि यह सबका पूरा टोटल सिस्टम का सारे मास एक ही पॉइंट में आ रहा है, सारे मास क्या हो रहे हैं? एक ही पॉइंट में आ रहा है। हाँ आगे नहीं, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, सेंटर ऑफ मास में पूरा टोटल पार्टिकल का मास एक ही पॉइंट में है। आगे नहीं, अच्छा तो RCO क्या होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला मेरा XCOM में आएगा, X सेंटर ऑफ मास में आएगा। X सेंटर ऑफ मास में क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y सेंटर ऑफ मास क्या होगा?
m1y1 plus m2y2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2। आ रहा है समझ में? x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास आया समझ में कि नहीं? अब ZCOM क्या होगा? m1z1 plus m2z2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2। आ रहा है समझ में? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस का सेंटर ऑफ मास मैंने निकाल लिया। कोई भी एक्सिस का तुमको पूछे, कोई भी एक्सिस का पूछे तुमको, तुम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1r1 plus m2r2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1y1 plus m2y2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2, z सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1z1 plus m2z2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2। अब ये दो पार्टिकल सिस्टम्स के लिए ही, टू पार्टिकल सिस्टम्स के लिए हमारे पास दो पार्टिकल अगर होगा, हमारे पास दो पार्टिकल अगर होगा तो हम ये फॉर्मूला आराम से डाल सकते हैं। आया समझ में? या इसमें किसका डाउट है? हो गया। अब इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को बेस करके हम दो तीन न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद लिखेंगे n पार्टिकल सिस्टम के लिए, n पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसा हो रहा है। आया समझ में? अब ये मिशन में बैठा हूं, अब इसको स्क्रीन को पॉज करके ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अब इसे तुम लिख लो। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन को मिटाता हूं थोड़ा सा। अब देखो कैसे होता है इसका क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि मान के चलिए कि ये मेरा एक बॉडी था जिसका मास m है, जिसका मास m है, दूसरा बॉडी इधर था जिसका मास m है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान के चल की d है, मान के चल की d है। हमको ये पूछा गया है फाइंड सेंटर ऑफ मास। आसान सा सवाल है, पूरा आसान सा सवाल है। हमको ये पूछा गया है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास। देखो फाइंड सेंटर ऑफ मास में क्या करेंगे, फर्स्ट जो रूल से कि चूज ओरिजिन, पहले क्या करो कि तुम ओरिजिन चूज कर लो, चूज ओरिजिन। तो ओरिजिन चूज करने से क्या होता है, देखो ओरिजिन किसी को भी, तुम चाहे इसको ओरिजिन चूज करो, इसको ओरिजिन चूज करो, बीच में कहीं पे भी तुम ओरिजिन चूज कर सकते हो। ओरिजिन चूज करने से हमको क्या होता है, सारे मास जो पॉइंट में है, जो पॉइंट में मास है वहां से कोऑर्डिनेट हमको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कोऑर्डिनेट मिल जा सकता है। कोऑर्डिनेट मिलने से हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने तुमको पहले बताया था m1r1 plus m2r2, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो फॉर्मूला का हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, आसान से मिल जाएगा वैल्यूज। ऐसा समझ में? अब देखो कैसे करते हैं हम इसका ओरिजिन कैसे चूज करेंगे। ओरिजिन क्या होता है, मैं मान के चलिए इसका ये पॉइंट का, समझ में, ये पॉइंट का उसको मैं ओरिजिन चूज कर लिया, 0 0 कर लिया, इसको क्या कर लिया, 0 0 कर लिया। अच्छा तो ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस में ही है, ये क्या है, एक्स एक्सिस में ही है, ना कि वाई एक्सिस में है। तो वाई सेंटर ऑफ मास मुझे चूज करने की जरूरत ही नहीं है, वाई सेंटर ऑफ मास चूज करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है ना, यहां पे लिखना है d,0 क्यों ना, ये d डिस्टेंस में है। अगर ये ओरिजिन हुआ तो यहां से कितना आया, d डिस्टेंस आ गया, कितना आया, d डिस्टेंस आ गया, और ये 0 हो गया। तो 0 0 और ये हो गया d0। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अच्छा अब देखो कैसे करते हैं। r सेंटर ऑफ मास कैसे चूज करेंगे, r सेंटर ऑफ मास और x सेंटर ऑफ मास, क्योंकि y के कंपोनेंट 0 है, तुम r सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट लिख सकते हो, x सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो। m1 into 0, ये वाला मेरा क्या हो गया, x1, ये वाला y1, ये वाला क्या हो गया, x2, ये वाला y2। आया समझ में? तो r सेंटर ऑफ मास में मुझे अच्छा फिर से x में लिख लेता हूं, x सेंटर ऑफ मास m1 into x1 plus m2 into x2 divided by m1 plus m2 divided by m1 plus m2। तो m1 into x1 m1 की जगह m, x1 की जगह 0, m2 की जगह m, x2 की जगह d डिवाइडेड बाई m प्लस m टोटल मास, डिवाइडेड बाई m प्लस m टोटल मास। तो क्या बन गया, md बाई 2m, m कैंसल आउट, d बाई 2। x सेंटर ऑफ मास इक्वल क्या बन गया, d बाई 2। x सेंटर ऑफ मास क्या बन गया, d बाई 2।
वाई सेंटर ऑफ मास अगर हम करेंगे, वाई सेंटर ऑफ मास अगर हम करेंगे तो देख इधर क्या आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मेरा क्या आएगा, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू m1 की जगह m, y1 का वैल्यू क्या है 0, y2 का वैल्यू भी 0, तो m इंटू 0 प्लस m2 की जगह हम लिख सकते हैं m, लिख सकते हैं m इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस m प्लस m, ऊपर का वैल्यू क्या आएगा 0/2m दैट इज y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या बन गया मेरा 0 बन गया। आ रहा है समझ में? अरे हाँ कि नहीं? तो x सेंटर ऑफ मास जो d/2 बना, x सेंटर ऑफ मास जो d/2 बना, इसका मतलब क्या है, तो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का वो कहां पे आएगा, वो यहीं पे कहीं आएगा, वो यहीं पे ही कहीं आएगा, हाँ कि नहीं? बीच का इसका तो d/2 इंटू 0, d/2 इंटू 0 आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? समझ में आ गया? तो बीच में आया। तो अगर सेम मास है, मान के चल सेम मास है, तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा, उन दोनों का बीच का जो पॉइंट आएगा एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द पॉइंट, एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द पॉइंट में आएगा मेरा सेंटर ऑफ मास। आया समझ में यहाँ पे? अरे हाँ कि नहीं? अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अगर मैं किसी की मास को इंक्रीज कर लूं, किसी भी मास को इंक्रीज कर लूं, तो सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, हाँ कि नहीं? देख अगर मैं इसको 2m कर लूं, क्वेश्चन लूंगा, टेंशन नहीं है, यहाँ पे अगर 2m 3m 4m कोई भी कर लूं तो इसका मास इंक्रीज होगा, इसका मास इंक्रीज होगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इधर ही शिफ्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास क्या है, जहां पे ज्यादा मास होगा, जहां पे ज्यादा मास होगा। एक पॉइंट हमको ऐसे चूज करना है सिस्टम में, एक पॉइंट हमको ऐसे चूज करना है सिस्टम में जहां पे मेरा ज्यादा मास होगा। तो ज्यादा मास होना मतलब क्या है, अगर इसको मैं 10m ले लूं, इसको मैं 10m ले लूं, तो 10m लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे मास ज्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? अब देखो ये जो मास है, ये जो मास है, अगर इससे मैंने ज्यादा कर लिया, इससे मैंने ज्यादा कर लिया, तो सेंटर ऑफ मास इधर ही शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा, इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? अब देखो फिर इसमें और क्या चीज आता है, और क्या पढ़ेंगे, अगर किसी भी मास को मैंने शिफ्ट किया, मोशन करने लगेंगे, किसी भी मास अगर मेरा मोशन करने लगेंगे वहां, तो मोशन करने लगने से क्या हो जाता है कि मास ये मूव करेगा, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। अगर ये मास मेरा या ये मास, कोई भी मास मेरा मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास भी मेरा मूव करेगा, हाँ कि नहीं? तो मूव करने से हम देखेंगे कि कौन सा बॉडी कितने शिफ्ट होने पे सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो रहा है, कौन सा मास इधर शिफ्ट होने से सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो रहा है, या फिर सेंटर ऑफ मास को हमको रेस्ट पे रखने के लिए, सेंटर ऑफ मास को हमको रेस्ट पे रखने के लिए हमको कौन सा मास को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरे हाँ तो ठीक है, देखो अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने इधर एक मास ले लिया, हाँ कि नहीं? इधर जो मास ले लिया मैंने, इसका मास मान के चल के मैंने 10 केजी ले लिया, इसका मास कितना ले लिया 10 केजी ले लिया, और इधर जो मास है, इधर जो मास है, इसका मास मैंने ले लिया 2 केजी, इसका मास मैंने ले लिया 2 केजी, एंड two bodies, these two bodies are separated, these two bodies are separated by a distance of 7 meter, these two bodies are separated at a distance of 7 meter. Find center of mass, बच्चों का क्वेश्चन है, find center of mass, these two bodies are separated by a distance of 7 meter, find center of mass। अब क्या होगा, मान के चल क्या, इससे हम ओरिजिन ले लेते हैं, किसको ओरिजिन ले लेंगे, कोई भी, तो देखो इधर ले लो, इधर ले लो, इधर चलते हैं तो डिस्टेंस आएगा +7 में, डिस्टेंस आएगा +7 में, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अगर इससे मैंने ओरिजिन मान लिया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 7,0 आएगा। अगर इससे मैंने ओरिजिन मान लिया तो क्या आएगा -70। आंसर ये क्या आएगा, डिपेंड करता है तुम किससे सेंटर ऑफ मास ले रहे हो, कौन से मास से तुम सेंटर ऑफ मास ले रहे हो, कौन से मास से डिस्टेंस के सेंटर ऑफ मास ले रहे हो। अगर यहां से मैंने ले लिया तो
ये बॉडी से डिस्टेंस होगा, और यहां से मैंने ले लिया ये बॉडी से डिस्टेंस होगा। देखो मैं क्लियर कर लेता हूं तुमको। तो मान के चल इससे मैंने 0 0 ले लिया, इससे मैंने क्या लिया 0 0 ले लिया, ऑरिजिन ले लिया, हाँ कि नहीं, ऑरिजिन ले लिया इसको मैंने, अब इसका क्या हो जाएगा 7, 0 हो जाएगा, 7, 0 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। अब देख क्या होगा। अच्छा मुझे एक्स सेंटर ऑफ मास चाहिए, एक्स सेंटर ऑफ मास चाहिए, मुझे क्या चाहिए एक्स सेंटर ऑफ मास चाहिए। एक्स सेंटर ऑफ मास चाहिए m1 into x1 plus m2 into x2 divided by m1 plus m2, m1 into x1 plus m2 into x2 divided by m1 plus m2। आया समझ में। अच्छा m1 कितना है यहाँ पे 2 kg, x1 कितना है 0, m2 कितना है 10, x2 कितना है 7 divided by 2 plus 7 that is equal to 70 by 9, 70 by 9। तो 70 by 9 को मैं लिख सकता हूं 9 का 7 63 7.7 मीटर। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना बन गया 7.7 मीटर, और वाई सेंटर ऑफ मास कितना बनेगा देखो 0 0 0 0, तो वाई सेंटर ऑफ मास 0 बन गया। फॉर्मूला डाल दो m1y1 plus m2y2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। अच्छा अब देख होता क्या है, ये क्या हुआ, ये जो एक्स सेंटर ऑफ मास 7.7 आया कहां से आया, दोनों तरफ से, यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं। मैं कहां से ऑरिजिन लिया हूं, मैंने यहां से ऑरिजिन लिया हूं, हाँ कि नहीं, मैंने यहां से ऑरिजिन लिया हूं। तो ऑरिजिन यहां से लेने से मुझे क्या होगा कि ये जो पॉइंट आएगा यहां पे, यहां पे आ रहा है 7.7 मीटर फ्रॉम दिस बॉडी, 7.7 मीटर फ्रॉम दिस बॉडी। ये वाला क्वेश्चंस में कर रहा हूं ताकि ये वाला तुमको फील दे रहा हूं, तो कि ये वाला समझ लो, फिर हम क्या करेंगे एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे ये कांसेप्ट को जान के कि मैं सेंटर ऑफ मास जो लिख रहा हूं यहाँ पे ना, वो कौन से बॉडी से कितने डिस्टेंस पे है। आया समझ में नहीं, कौन से बॉडी पे कितने डिस्टेंस पे है। अब देख अगर मैंने क्या किया था, इसी क्वेश्चन पे मैं कर रहा हूं, और मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर लूंगा तुम्हारे लिए, एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लूंगा। आया समझ में यहाँ तक, तो 7.7 किधर है ना, यहां से नहीं है, यहां से सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, क्योंकि मैं इसको ऑरिजिन लिया हूं ना कि इसके ऑरिजिन। इससे अगर ऑरिजिन लूंगा तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहां से आएगा। आ रहा है समझ में, 7.7 मीटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ मास 2 kg से। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्या होता है देखो। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या होता है, मैंने क्या किया, अच्छा एक बॉडी ले लिया, यहां पे मान के चल इसका मास है, इसका मास मैंने ले लिया 5 m ले लिया, इसका मास क्या मैंने ले लिया 5 m ले लिया, और इसका मास कितना ले लिया, इसका मास ले लिया मैंने 10 m ले लिया, इसका मास कितना ले लिया मैंने 10 m ले लिया। अब इन दोनों का बीच का सेपरेशन डिस्टेंस मैंने लिख लिया d, दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस मैंने कितना लिख लिया d लिख लिया, आगे नहीं। अब मुझे पूछा गया है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास। आ रहा है समझ में कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अब दिखो कैसे होता है। पहले मुझे ऑरिजिन चूज करना है, लास्ट जो 2 क्वेश्चन मैंने किया ऑरिजिन मैंने इधर चूज किया था, इस बार मैंने तुमने कहा कि मुझे इधर ऑरिजिन चूज करना, कोई बात नहीं, चूज कर लो ऑरिजिन, चूज कर लो। अरे हाँ या ना, यहाँ पे चूज कर लिया मैंने ऑरिजिन, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के मतलब -d0, क्या हो जाएगा -d0। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ या ना, -d0 कैसे हुआ पता है। अच्छा अब देखो कैसे होता है कि मुझे क्या करना है कि x CA निकालना है, जिसका फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आया समझ में। तो m1 कितना बन गया मेरा, कोई भी ले लो, इसको ले लो, कोई भी तुम ले लो, इसे मैंने m1 ले लिया, इसे मैंने m2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। m1 कितना है 10 है, तो x1 कितना है -b है, आया समझ में। m2 कितना है 5 है, x2 कितना है 0 है, डिवाइडेड बाई 10m, अच्छा यहाँ पे m, यहाँ पे m, 10m प्लस 5m माइनस 10d डिवाइडेड बाई 15m, माइनस 10 डिवाइडेड बाई, अच्छा माइनस 10d नहीं 10md, सॉरी गलत हो गया, ठीक है ना, हाँ ठीक है, माइनस 10m इंटू d डिवाइडेड 15m, mm कैंसिल आउट हो गया, 10 से 5 गया तो 2 आया,
15 से 5 गया तो 3 आएगा, -2/3d आएगा, -2/3d आएगा, हाँ कि नहीं। वाई सेंटर ऑफ मास कितना है, वाई सेंटर ऑफ मास कितना है, वाई सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास एकदम झकास m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू, ओए रे m1 कितना है रे 10m, y1 कितना 0, m2 कितना 5m, y2 कितना 0, 10m प्लस 5m, इसका आंसर तो 0 ही आएगा क्योंकि भाई कोई नहीं है y एक्सिस में। आया समझ में, तो जो -2/3d आया, -2/3d आया, आ रहा है समझ में, -2/3d जो आया, कहां से ओरिजिन हमने चूज किया, यहां से चूज किया है, तो -2/3d का मतलब क्या है, -2/3 का d का मतलब क्या है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2/3 है, डिस्टेंस 2/3 है। नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस से चलना शुरू किया है, तो यहां से अगर मैंने 0 लिया तो आते 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 यहां से आएगा, क्योंकि यहां तो d/2 आएगा, कोई भी पॉइंट में d/2 आएगा कि नहीं, बीच का वाला पॉइंट का d/2 से ये छोटा है, d/2 से ये छोटा है, अरे हाँ कि नहीं दिखाई दे रहा है ना, d/2 से ये छोटा है, तो d/2 से ये छोटा होने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 2/3d, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है माइनस लिखने से, माइनस तुम इधर लिख सकते हो, और जो पॉइंट यहाँ पे दिखाओगे ना तो यहाँ पे 2/3 ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना बन गया 2/3d। आया समझ में, सेंटर ऑफ मास कहां से आया ना, सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट से आया, सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट से आया, तो ये वाला एक्स सेंटर ऑफ मास इधर चली, अगर हम इसको ओरिजिन चूज करते हैं तो यहां से चलेंगे, इससे ओरिजिन चूज करते हैं यहां से चलेंगे, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन तुम जहां पे भी चूज करो, बस उसके हिसाब से मुझे आएगा आंसर आएगा। क्या होता है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई भी बुक से मैंने एसएल अरोरा हो या एससी वर्मा हो या डीसी पांडे हो, किसी की बुक से भी मैंने क्वेश्चन ले लिया, तो अगर मैं ओरिजिन चूज करूंगा डिफरेंट पॉइंट में से आंसर डिफरेंट आएगा, डिपेंड करता है ओरिजिन मुझे कहां पे चूज करना है। हाँ नहीं, अगर तुम्हारा आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर रहा है, अगर तुम्हारा आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर रहा है तो तुम गलत नहीं हो, मैं तुमको कभी भी नहीं बोलूंगा कि तुम गलत हो। गलती क्या क्या है तुम्हें, गलती तुमने आंसर को उसके साथ मैच करने से किया है, क्यों, क्योंकि तुमने कोई भी पॉइंट को ओरिजिन चूज किया होगा, बुक में कोई भी पॉइंट को ओरिजिन चूज किया होगा, हाँ कि नहीं। ये जो ओरिजिन, अगर मैंने यहाँ पे ओरिजिन चूज किया होता, यहाँ पे ओरिजिन चूज किया होगा, देखो अगर बीच में 0 0 लिख लिया होता तो इसका पॉइंट कितना है d/2, d/2 0, पॉजिटिव में चल रहा हूं, इधर क्या है -d/2 0, तो दिखना पड़ेगा हमको कौन से, अगर सेंटर ऑफ मास इधर आ रहा है, पॉजिटिव कुछ डिस्टेंस पे आया तो यहां से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आया तो यहां से इधर आएगा, आ रहा है समझ में, खुद ट्राई कर लेना, डिपेंड करता है बुक का ओरिजिन, तुम्हारा ओरिजिन किधर है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, हम तो चले। अब देखो मान के चल कि इधर मेरा एक स्क्वायर है, इधर एक क्या है स्क्वायर है, क्वेश्चंस क्या दिया गया है, क्वेश्चंस दिया गया है कि फोर बॉडीज having masses m, 2m, 3m, 4m, four bodies having masses m, 2m, 3m, 4m are placed at the vertices of a square, as shown in the figure, अच्छा as shown in the figure मैंने इसीलिए बोल लिया क्योंकि अब इसका साइड तुम d ले लो, इसका साइड तुम 1 मीटर ले लो, ये 1 नहीं d लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, d ले लेते हैं क्या होता है, देखते हैं। हो गया, मान के चल कि इधर मेरा m है, इधर मेरा 2m है, इधर मेरा 3m है, इधर मेरा 4m है, पॉइंट A B C D आया समझ में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में ना। अच्छा अब देख कैसे करते हैं हम, फाइंड सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन तुमको वही मिलेगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास, आया समझ में। अब देखो वो कैसे करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसको सॉल्व करने का, फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि तुम ओरिजिन चूज करो, क्या चूज करो, ओरिजिन चूज करो। हाँ ओरिजिन चूज करने से क्या होता है, ओरिजिन चूज करने से क्या होता है, मान के चल ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इससे मैंने ले लिया 0
0 क्या ले लिया 0 0, साइन क्या दिया गया है, साइन सबका d होगा, अरे साइन सबका क्या होगा d होगा। तो 0 0, तो यहाँ पे x एक्सिस में मैं मूव कर रहा हूं, इसका पॉइंट क्या होगा कोऑर्डिनेट 3 0, सॉरी 3 0 नहीं होगा, 3 0 नहीं होगा, 3 0 नहीं, d 0 होगा, d 0 होगा। हाँ कि गलती हो जाता है बच्चों। तो अभी क्या होगा, ऊपर चले गए तो क्या होगा y एक्सिस में, तो कितना हो जाएगा 0d, कितना हो जाएगा 0d, आ रहा है समझ में। अब क्या होगा, ऊपर चलेंगे इधर, यहाँ पे d चले उधर भी d चले, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा d d d कोमा d d कोमा d, आया समझ में। अब ये हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे 0 0 आया, यहाँ पे क्या आया d 0 आया, 0 d आया, यहाँ पे क्या आया d और d आया, हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब लिखेंगे सेंटर ऑफ मास कहां निकालते हैं, एग्जैक्टली होगा यहाँ पे देखो, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, इधर भी x चल रहा है, इधर भी y एक्सिस चल रहा है, तो देखो देखने से पता चल जाएगा कि हाँ सेंटर ऑफ मास इधर ही कोई आएगा सेंटर पे, हमको निकालना है वो वाला, हमको निकालना है। तो इससे क्या होगा, x से सेंटर ऑफ मास भी निकलेगा, y सेंटर ऑफ मास भी निकलेगा। यहाँ पे z का नहीं दिया गया है, तो z सेंटर ऑफ मास हम नहीं निकाल सकते। अब हमको x सेंटर ऑफ मास निकालना है, y सेंटर ऑफ मास भी निकालना है। पूरा आसान सा सवाल है, सिंपली मैथमेटिक्स ही मैं तुमको करा रहा हूं। x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, आया समझ में कि नहीं। m1 की जगह डाल दो कितना, अच्छा ये वाला को m1 ले लो, ये वाला को m1 ले लो, 4m x1 कितना है 0, x1 कितना है 0, m2 कितना है, m2 है 3m, कोई भी ले लो, इधर ले लो इधर ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तुमको, है m2 जो भी लोगे उसका कोऑर्डिनेट लोगे, हाँ जो भी लोगे उसका कोऑर्डिनेट ही डालोगे, 4m के साथ 0, 3m के साथ d, 3m के साथ d आया, प्लस m2 कितना है, m2 गया, m3 कितना है, मान लो ये वाला 2m into d, 2m into d, प्लस वहां पे कितना आएगा m into 0, सॉरी m into 0, आ रहा है समझ में, अरे आया समझ में, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3md प्लस 2md कितना आएगा 5md। अच्छा टोटल डिवाइड कितना से करना है उसको, टोटल मास क्या है m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, आया समझ में कि नहीं। अब क्या हो जाएगा 5md डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10m, तो mm कैंसिल आउट हो गया, 5 जा 2 10, 5 जा 2 d by 2, x सेंटर ऑफ मास क्या है मेरा मिल गया d by 2, x सेंटर ऑफ मास मुझे क्या मिल गया d by 2, आया समझ में कि नहीं। अच्छा अब देखो y सेंटर ऑफ मास में कैसे निकालता हूं, यहाँ पे अलग से कर लेता हूं, y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास कितना बन गया y y y y y m1 y1, अच्छा सॉरी अच्छा यहाँ पे क्या होगा ना, प्लस ऐसे ही होते जाएगा, यहाँ पे प्लस ऐसे ही होते जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मास आ चुके हैं ना, हाँ बहुत सारे मास आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला कंटिन्यू होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अप टू mn xn, ये वाला फॉर्मूला मैं क्वेश्चन के बाद लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना। तो m1 के जगह मैं लिख सकता हूं 4m और इसका कोऑर्डिनेट है 0, m2 के जगह लिख सकता हूं 3m, उसका कोऑर्डिनेट है 0, इसका कोऑर्डिनेट है 2m into d प्लस इसका कोऑर्डिनेट है m into d डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। अब 2md प्लस md कितना बन गया 3md डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 प्लस 3 प्लस 4, तो कहीं क्या गया 10m, तो मेरा y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, y सेंटर ऑफ मास आएगा mm का कैंसिल आउट हो गया 3d, अच्छा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3d by 10, 3d by 10 यहाँ पे निकाल देता हूँ, अब इसका स्टेप वहां से कर लेना 3d by 10, आगे नहीं, y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 3d by 10, x सेंटर ऑफ मास कितना आया, x सेंटर ऑफ मास मेरा आ रहा है d by 2 एंड y सेंटर ऑफ मास मेरा कितना आ रहा है 3d by 10। देखो कैसे करेंगे, x से इसे चलेंगे, x से इसे चलेंगे, d by 2 मतलब यहीं पे कहीं पॉइंट होगा बीच में होगा 3d by 10, 3d by 10, 3d by 10 मतलब अच्छा यहां से क्या होगा d by 2 हम कहेंगे मतलब 0.5, d by 2 का मतलब क्या है,
0.5 बाई 0.5 पे d, 3d बाई 10 को मैं लिख सकता हूं 0.3d, 3d बाई 10 को 0.3, तो 0.5 से छोटा होगा तो मान के चल कहीं यहीं पे ही कहीं आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा d बाई 2 3d बाई 10। ये मेरा बन गया आर सेंटर ऑफ मास। पूरा फील करो, मैं क्या बोला था, जहां पे मास ज्यादा होगा उसको हम सेंटर ऑफ मास लेंगे, जहां पे मास ज्यादा होगा उसको हम सेंटर ऑफ मास लेंगे। देख नीचे की तरफ मास ज्यादा है 4 + 3 7m, नीचे की तरफ मास ज्यादा है 7m नीचे है, ऊपर को कितना है 3m, तो जाहिर सी बात है जो मास आएगा, जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो नीचे की तरफ ही आएगा। ये हमने ऑरिजिन चूज किया है तो ऑरिजिन के साथ पास ही आएगा, ऑरिजिन से पास आएगा। अब इधर देख ले, इधर देख ले 4m 5m कितना है 5m, इधर देख ले कितना है 2m 3m 5m, पूरा इधर जितना है इधर जितना है, तो ये वाला जो है यहां से जितना आएगा वहां से भी उतना ही है, तो d/2 एग्जैक्टली मिडिल में है, d/2 क्या है एग्जैक्टली मिडिल में है। पूरा फील करो इसको, जहां से मास ज्यादा होगा वहां से सेंटर ऑफ मास वही उसी डायरेक्शन पे आएगा, तो यहां पे मास ज्यादा है तो नीचे की तरफ आएगा, अगर वहां पे होता तो ऊपर की तरफ आता। लेफ्ट राइट में बीच में आ गया, क्योंकि दो लेफ्ट में जितना मास है राइट में भी उतना मास है। आया समझ में, ये वाला समझ में आ गया। अब एक ट्रायंगुलर का केस करेंगे, ट्रायंगल में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं अब इसका करेंगे। देखो ट्रायंगल, और स्क्रीन पॉज करके जो लिखा गया है लिख लो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेंटर ऑफ मास हमने जो देखा वो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए था, तो अब सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल सिस्टम के लिए, सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल सिस्टम के लिए है। आया समझ में? अरे हाँ यार, सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल के लिए हम क्या लेंगे, r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू mm rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn के तरह आएगा, हाँ कि नहीं। r सेंटर ऑफ मास इतना के तरह ही आएगा, आ रहा है समझ में। अब इससे मैं छोटा फॉर्म करके कैसे लिख सकता हूं ना, समेशन ऑफ mi ri डिवाइडेड बाई कैपिटल M, डिवाइडेड बाई कैपिटल M। कैपिटल मतलब सबका मास मुझे ऐड हो गया, सबका मास मेरा ऐड हो गया, तो कैपिटल M ही आएगा, टोटल मास आएगा, तो M लिख लिया। यहां पे मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू 1 i इक्वल टू n, हाँ कि नहीं। इसका मतलब क्या है, पढ़े हो तुम ये सब कि 1 से n तक, 1 से n तक mi ri बाई m। आया समझ में? ये वाला हो गया मेरा r सेंटर ऑफ मास। आ रहा है समझ में ना इसमें किसका डाउट है? आया समझ में? अब दिखेगा नेक्स्ट पार्ट, मैंने जो बोला था कि ट्रायंगल केस दिखेंगे। देखो ट्रायंगल केस दिखने से क्या होता है, अब देखो ट्रायंगल में क्या है, मान के चल कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, वो जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड ए, हाँ कि नहीं। अब इसमें मैंने क्या मास रख लिया, मान के इसका नाम भी मैंने दे दिया ABC, अच्छा लगता है मुझे ABC देने में। आया, तो इसमें मास है मेरा, मान के चल यहाँ पे मास है M, यहाँ पे 2M, यहाँ पे 3M, यहाँ पे 3M, M 2M 3M। आया समझ में? मुझे पूछा गया है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास। हाँ अब देखो कैसे करते हैं, कोई भी पॉइंट को तुम ओरिजिन ले लो पहले, हाँ कि नहीं। सिंपल ही सवाल है, ओरिजिन चूज करो, कोऑर्डिनेट निकालो, उसके बाद फॉर्मूला डाल दो, हाँ कि नहीं। ये भी 2 डायमेंशनल फिगर है, x में जा रहा है y में जा रहा है, तो कहीं पे क्यों आ जाएगा, आया समझ में। x में क्या आएगा, y में, z का नहीं आएगा, हाँ कि नहीं। अब देखो इसका ओरिजिन 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में भागे ही जा रहा है, x में भागेगा तो a0 आएगा, हाँ कि नहीं। अब देखिए क्या है, ये a कंपोनेंट में लिखा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो यहां से कितना आएगा a cos 60, यहां पे कितना आएगा a sin 60, तो इधर भी कितना आएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, अच्छा समझ, ये जो कोऑर्डिनेट है ये एग्जैक्टली मिडिल पे आएगा, ये एग्जैक्टली मिडिल पे आएगा। इसका जो पॉइंट अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, तो ये एग्जैक्टली मिडिल पे आएगा, हाँ कि नहीं। तो एग्जैक्टली मिडिल पे आएगा, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, a cos 60 दैट इज इक्वल टू a/2 1/2, तो x कंपोनेंट कितना आएगा, इसका कोऑर्डिनेट a/2। ये कितना आएगा a sin 60 √3/2a, हाँ कि नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा, ऊपर की तरफ जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे y में कितना आएगा ना √3/2। समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया कैसे हुआ। देखो ये वाला था x,
ये वाला था ए साइड, इसका दो कंपोनेंट में से निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना, तो कोई भी डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूं ना। तो देख यहां पे आएगा मेरा a cos 60, यहां पे आएगा a sin 60, a cos 60 a sin 60। इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो हमें ये आएगा, ये बीच में ही आएगा इस साइड का, तो यहां पे कितना आ गया a/2, हां कि नहीं। अब यहां पे कितना आ जाएगा √3a/2, हां कि नहीं, यहां पे कितना आ जाएगा √3a/2 a sin 60 का, आ रहा है समझ में। तो a/2 √3a/2 आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना, आया समझ में इसको। तो अब निकाल लो x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास निकाल लो, आसान है। x सेंटर ऑफ मास m1 क्या है 2m into 0, 2m into 0 प्लस m2 क्या है 3m into a, 3m into a प्लस कितना है m into a/2, अरे हाँ या ना, 2m प्लस 3m प्लस m, कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा 3m में प्लस ये कितना हो जाएगा ma/2 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 1 कितना आ गया 6m आया समझ में, 6m। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 2 into 3 6m प्लस m 7ma/2 डिवाइडेड बाय 6m, तो mm कैंसिल कर देगा 7a/12, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 7a/12, आया समझ में। x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 7a/12, आया समझ में कि नहीं। अच्छा y सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, y सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, ये देखिए इधर y सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा m1 into y1, m1 कितना है 2m into 0, 3m into 0 m into √3a/2 डिवाइडेड बाय 2m plus 3m plus m, आया कि नहीं, 0 √3ma/2 डिवाइडेड बाय 2, 3 plus 1 दैट इज 6m, तो mm कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा हमारा, देख लो √3a/12, इसे मैं और थोड़ा भी लिख सकता हूं, देखो y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू √3a/12 में क्या आ जाएगा कि 3 into 4 आएगा, 3 into 4, एक 3 यहां से √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a/4 √3, y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा a/4 √3, कितना आ गया a/4 √3, आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ कि नहीं। अब देखो तो RCOM में क्या लिखूंगा 7a/12 x के लिए, y के लिए लिखूंगा a/4 √3, दिस इज द आंसर, यही बात होगा, अरे हाँ या ना, हाँ। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मेरा निकल आया, अरे हाँ या ना, समझ में आ गया कैसे ट्रायंगल का हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। कोई भी मास दे दो, कोई भी चीज तुमको दे दो, तुम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक आज का सवाल लेसन प्लान था, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक क्यूब का लिखेंगे, समझा, नेक्स्ट क्लास और भी मजेदार होने वाला है। हम एक क्यूब लिखेंगे, हाँ कि नहीं, क्यूब का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, आ रहा है समझ में, हाँ कि नहीं। अब वहां पे देखेंगे कि जो मैंने पहले बोला था कि मास को शिफ्ट करने से, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, मास को शिफ्ट करने से सेंटर ऑफ मास किसके तरफ भागेगा, आ रहा है समझ में आया कि नहीं जरा। हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट में देखेंगे। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट्स कर लेना, हाँ कि नहीं। एंड बाय द वे, थैंक यू टू ऑल that you are watching it and giving me feedbacks that where I can improve it, okay, ठीक है।